गुड इवनिंग। दिस इज कृष्णा और आप देख रहे हैं ब्रेन बॉक्स। सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग का पार्ट 2 है। इस वीडियो में श्रीलंका और लेबनान का केस स्टडी और सॉल्यूशन दोनों देखेंगे। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 2 को समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकता है, इसलिए आप पार्ट 2 को देखने से पहले पार्ट 1 को भी देख लीजिएगा। श्रीलंका का केस स्टडी को देखेंगे आज हम लोग और इसका सॉल्यूशन भी ढूंढेंगे। श्रीलंका तमिलनाडु से साउथ में है। यहाँ पर आप इस मैप को देखिए, इसका एरिया हरियाणा के एरिया के बराबर ही है। आप जो मैप में जो दिख रहा है शैडो एरिया, वो कुछ पॉपुलेशन डेंसिटी को दिखा रहा है, लैंग्वेज बेस्ड पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन। ये जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये श्रीलंकन तमिल्स का पॉपुलेशन है, और जो ब्लैक वाला दिख रहा है ये इंडियन तमिल्स है, और जो वाइट वाला रिमेनिंग पार्ट दिख रहा है वो सिन्हला पॉपुलेशन का एरिया है। तो कुछ इस तरह से शैडो एरिया बना करके हमने प्रेजेंट किया है पॉपुलेशन डेंसिटी को। ये ब्लू वाला पार्ट आप देख रहे हैं श्रीलंकन तमिल्स का, ये ब्लैक वाला इंडियन तमिल्स, और बाकी जो रिमेनिंग है वो सिन्हला पॉपुलेशन का। तो आई होप आपको ये मैप का ओवरव्यू मिल गया होगा और याद भी हो गया होगा कंसंट्रेशन इनका कितना है और किस तरफ है। एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उनका कंसंट्रेशन किस तरफ है। तो इनका कंसंट्रेशन नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की ओर है। आप तो इतना तो बेसिक क्लियर ही होगा कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, और इधर दाएं तरफ ईस्ट और बाएं तरफ वेस्ट। तो इनका पॉपुलेशन कंसंट्रेशन नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में है श्रीलंकन तमिल्स का। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए श्रीलंका को इंडिपेंडेंट हुआ 1948 में, हम लोगों से 1 साल बाद। बधाई हो, आप इंडिपेंडेंट हो गए। किससे इंडिपेंडेंट हुए? तो ब्रिटेन से। ये लोग भी इंडिया की तरह ब्रिटेन के कॉलोनी थे और 1948 में ये इंडिपेंडेंट हो गए। इनका पॉपुलेशन हरियाणा के बराबर ही है। सिन्हला का पॉपुलेशन 74% है, तमिल्स का 18%। अब तमिल्स में दो ग्रुप हैं, एक श्रीलंकन तमिल्स ये 13% है, और इंडियन तमिल्स वो 5% है। अब आप इसमें ये मत देखने लगिएगा कि दोनों को जोड़ करके 100% नहीं हो रहा है, ये बस आपको केस स्टडी है। जो भी रिमेनिंग बच रहा है वो ट्राइबल्स लोग हैं, क्रिश्चियंस हैं, बाकी लैंग्वेज वाले लोग हैं। तो यहाँ 100% करने की कोशिश में मत रहिएगा, वो अलग चीज़ हो जाएगा, कहीं और डायरेक्शन में वो चले जाएंगे। जिस डायरेक्शन में आपको बुक ले जा रहा है आप उसमें भटक जाएंगे और क्वेश्चन भी उस पर नहीं आएगा कि 100% क्यों नहीं है। तो बात है कि ये श्रीलंकन तमिल्स कौन है और इंडियन तमिल्स कौन है। तो जो प्लांटेशन वर्कर्स के रूप में गए, जिसे ब्रिटेन ने इंडिया से लेकर के गया था खेतों में काम करने के लिए, जिन वर्कर्स को, वो इंडियन तमिल्स कहे गए। ये 5% है इनका पॉपुलेशन। और श्रीलंकन तमिल्स उन्हें कहा जाता है जो लगभग थाउजेंड्स ईयर्स पहले गए हुए थे, चोल शासन के वक्त। जब चोल का वहाँ पर श्रीलंका पर शासन होता था तब ये लोग गए हुए थे। तो उनका परसेंटेज 13% है और तमिल इंडियंस का 5%।
श्रीलंका के केस स्टडी में आपको एक वर्ड मिलेगा, मेजॉरिटिज्म। तो इस वर्ड को पहले ही मैं डिस्कस कर लेता हूँ, नहीं तो आपको परेशानी होगा। तो देखिए, दुनिया भर के देशों में एक चीज़ आपको मिलेगा कि मेजॉरिटी और मिनियॉरिटी। दुनिया भर के देशों में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ मेजॉरिटी और मिनियॉरिटी का खेल ना हो। सब देशों में इसी तरह का चक्कर है। मेजॉरिटी का मतलब होता है कि कुछ पॉपुलेशन एक ग्रुपिंग बना करके किसी भी बेस पर ग्रुप बना लेते हैं, जैसे लैंग्वेज बेस्ड ग्रुप, रिलीजन बेस्ड ग्रुप, ह्यूमन रेस बेस्ड ग्रुप, और ग्रुप बना करके अपनी एक मेजॉरिटी प्रूफ कर देते हैं। तो एक ग्रुप मेजॉरिटी प्रूफ कर दिया तो जाहिर सी बात है कि कुछ ग्रुप्स मिनियॉरिटी में हो जाएंगे, उनकी संख्या कम है तो वो मिनियॉरिटी में रहेंगे। तो होता क्या है ना कि जब गवर्नमेंट बनता है तो गवर्नमेंट बनने के बाद जो भी पॉलिसीज बनते हैं वो मेजॉरिटी के हिसाब से बन जाता है। सारे पावर्स मेजॉरिटी पॉपुलेशन को दिए जाते हैं, वो ही पावर को एंजॉय कर रहे हैं अकेले, और मिनियॉरिटीज को उनके कंपैरेटिवली कम दिया जाता है या नहीं भी दिया जाता है। तो मेजॉरिटी और मिनियॉरिटी को लेकर के दुनिया भर में ये डिस्कशन का इशू बना हुआ है। आप देखेंगे कि इंडिया में भी इस तरह के खेल हैं, खास करके रिलीजन बेस्ड मिनियॉरिटी और मेजॉरिटी का। तो हमें तो इंडिया पर नहीं जाना है, हमें श्रीलंका का केस स्टडी करना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह का केस है श्रीलंका का, किस तरह से मेजॉरिटी और मिनियॉरिटी का खेल चल रहा है वो आप देखेंगे। देखिए, श्रीलंका का क्या माजरा है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर लैंग्वेज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है सिन्हला और तमिल्स के बीच में। तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन सिन्हला का है और मिनियॉरिटी में कौन है? तमिल्स है। तो गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाएगी वो मेजॉरिटी के हिसाब से बना रही है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर। तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण उनके मिनिस्टर्स ज़्यादा आ रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर, और वो अपने तरीके से पॉलिसीज बना रहे हैं। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट हैं उनके ऊपर भी प्रेशर है कि आप मेजॉरिटी के हिसाब से ही पॉलिसी को बनाइए, मिनियॉरिटी को छोड़ दीजिए। तो बड़ा दिक्कत है, पावर शेयरिंग तो हो नहीं रहा है, सबका इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी में सिन्हला है और बाकी मिनियॉरिटीज में है। तो वहाँ की पॉपुलेशन और गवर्नमेंट दोनों मिलकर चाहता है कि सिन्हला सुपरमैसी को एस्टैब्लिश किया जाए, बाकी कोई लैंग्वेज ना रहे, केवल सिन्हला लैंग्वेज ही बचा रहे, बाकी लैंग्वेज वाले समाप्त हो जाए, या उनका जो पार्टिसिपेशन है पॉलिसी मेकिंग में वो कम हो जाए, ऐसा वो लोग चाहते हैं। और इसी सिलसिले में हुआ ये कि श्रीलंका ने 1956 में एक एक्ट पास कर दिया, और एक्ट पास करके ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हला घोषित कर दिया। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है जो भी गवर्नमेंट का वर्क होगा वो उसी लैंग्वेज में होगा। तो ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हला है तो सिन्हला में होगा। अब ऑफिशियल वर्क जब कोई खास लैंग्वेज बन जाता है तो परेशानी ये होता है कि जो बाकी लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं उनको दिक्कत होने लगता है। मान लीजिए कि ऑफिशियल लैंग्वेज हम लोगों का तमिल हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, और नॉर्थ वाले लोग तो ये लैंग्वेज जानते ही नहीं है। तो जब ऑफिशियल ऑफिस में जाएंगे तो उन्हें फॉर्म भरना होगा तमिल, मलयालम, कन्नड़ में या कोई और भाषा में। गवर्नमेंट के जो
अनाउंसमेंट होंगे वो उसी लैंग्वेज में होंगे। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी और बाकी इंस्टीट्यूशंस उसी लैंग्वेज में काम करेंगे। तो जो लैंग्वेज में गवर्नमेंट काम कर रहा है और वो लैंग्वेज मुझे आता ही नहीं है तो बहुत बड़ा दिक्कत है। श्रीलंका में भी यही हो रहा है कि ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हला को कर दिए, तमिल्स को नहीं रखे। तो जो तमिल जानने वाले लोग हैं उनको परेशानी होने लगा कि भाई अब सिन्हला सीखना मजबूरी हो गया और सिन्हला आता नहीं है। तो परेशानी वहाँ पर शुरू हो गया। श्रीलंका वालों ने 1956 में एक्ट पास करके ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हला को जब अडॉप्ट कर लिए, उसके बाद दूसरा परेशानी तो अब शुरू हुआ कि जब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, गवर्नमेंट जॉब के अंदर या अदर अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेशंस को कहीं कम कर दिए गए। कुछ पॉलिसी इस तरह से बनाए गए कि सिन्हला पॉपुलेशन को ही यूनिवर्सिटीज़ में प्रेफरेंस मिले, गवर्नमेंट जॉब में प्रेफरेंस मिले, और बाकी जो वर्क है, बाकी जो चीज़ें हैं उन सब में सिन्हलास को ही प्रेफरेंस मिल रहा है। इसके बाद दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ कि गवर्नमेंट बुद्धिज़्म को प्रमोट करना शुरू कर दिया, एक ही रिलीजन को। वहाँ पर और भी रिलीजन्स हैं, जैसे सिन्हला बोलने वाले जो लोग हैं वो हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, या वहाँ पर बुद्धिज़्म के अलावा और भी रिलीजन के लोग हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है कि बुद्धिज़्म को ही प्रमोट कर रही है, बाकी रिलीजन्स को नहीं। तो श्रीलंका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसके बावजूद भी वो रिलीजन को प्रोटेक्ट कर रही है, उसे प्रमोट कर रही है। तो परेशानी तो होगा ही, क्योंकि और भी वहाँ पर रिलीजन्स हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि आप बैलेंस बना करके चलें बाकी रिलीजन्स के साथ भी, जो हिंदूज हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम हैं, उनके साथ भी बैलेंस बनाकर चले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर सिर्फ बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट किया जा रहा है और बाकी को नहीं। डियर स्टूडेंट्स, जब सिन्हला ने अपने हिसाब से, मेजॉरिटी के हिसाब से पॉलिसीज बनाना शुरू की, तब मिनॉरिटी वाले लोग भी अपना राइट्स को इंश्योर करने के लिए एक पार्टी बना लिया। और पहले वो पॉलिटिकल पार्टी था, बाद में वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाना गया। क्यों? क्योंकि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई शुरू कर दिए। बहुत मारकाट हुआ, बहुत डिस्ट्रैक्शन हुआ। तो शुरुआत पॉलिटिकल पार्टी से होता है तमिलनाडु में, जो बाद में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, जिससे हम लोग इंडिया में लिट्टी के नाम से जानते हैं। ये तमिलों का ग्रुप था। तो क्या होता है कि इन्होंने पार्टी बना लिया और ये अपने राइट्स की मांग करने लगे। ये मांग करने लगे सबसे पहले कि भाई ऑफिशियल लैंग्वेज 2 कर दो, कम से कम तमिल्स को भी तो ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो, ताकि जो सिन्हला लैंग्वेज वाले हैं वो अपना सिन्हला में काम करेंगे, जो तमिल्स वाले हैं वो तमिल्स में काम करेंगे। मान लीजिए इंडिया में ही देख लीजिए, अगर 2 लैंग्वेज ऑफिशियल नहीं होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। मलयालम ऑफिशियल लैंग्वेज है तो हम लोग भर नहीं पाएंगे, अगर हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है तो मलयालम, कन्नड़, तेलुगु वाले नहीं भर पाएंगे उस फॉर्म को। तो गवर्नमेंट ने 2 लैंग्वेज में उसे ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदुस्तान में बना दिया। एक ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है और दूसरा हिंदी। तो लोग आसानी से भर लेते हैं, जिनको इंग्लिश आता है वो इंग्लिश में भर लेते हैं, जिनको हिंदी आता है उस फॉर्म को हिंदी में भर लेते हैं, या जो गवर्नमेंट का जो भी डिक्लेरेशन होता है, पॉलिसी आता है, वो 2 लैंग्वेज में आता है। तो वो हम लोग आसानी से पढ़कर समझ जाते हैं। इसी बात की डिमांड है तमिलनाडु, श्रीलंका में, कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए। इससे क्या होगा कि 2 लैंग्वेज में कोई भी काम होगा, फॉर्म भरे जाएंगे तो 2 लैंग्वेज में होंगे, गवर्नमेंट का कोई
डिक्लेरेशन होगा तो 2 लैंग्वेज में होगा, कोई पॉलिसीज बनेंगी तो 2 लैंग्वेज में बनेगी। तो ऐसी मांग था यहाँ पर, ये पॉलिटिकल पार्टी, तमिल लीडर्स का पॉलिटिकल पार्टी ऐसा मांग कर रहे थे। ये पॉलिटिकल पार्टी का अगला डिमांड था रीजनल ऑटोनॉमी। रीजनल ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब समझिए, ऑटोनॉमी मतलब होता है अधिकार, कि हमें कुछ अधिकार दे दीजिए और उन सेक्टर्स में मैं अपने तरीके से अपने लिए पॉलिसीज को बना सकूं। तो ये मांग कर रहे थे ऑटोनॉमी, किसमें? तो रीजनल ऑटोनॉमी, अपने रीजन में ऑटोनॉमी चाहते थे। तो आप देखेंगे कि इन मैप के ऊपर कि इनका रीजन कहाँ है, तमिल्स का पॉपुलेशन कहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। आप फिर से एक बार मैप को देखिए। तो ये श्रीलंका का मैप है, इसे फिर से देखते हैं। ये है तमिल्स का पॉपुलेशन, श्रीलंकन तमिल्स, और ये है इंडियन तमिल्स। तो ये कह रहे हैं कि हमें रीजनल ऑटोनॉमी दे दीजिए, यानी कि हमें इस रीजन में ऑटोनॉमी चाहिए, और वो ऑटोनॉमी होगा रीजनल ऑटोनॉमी, जिससे हम लोग अपने हिसाब से अपनी पॉलिसीज का फॉर्मेशन खुद कर सके, और वो हमारा होगा, अपने लिए होगा, अपने तरीके से होगा, अपने लोगों का होगा। तो ये रीजनल ऑटोनॉमी की मांग कर रहे थे ये पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन हुआ ये कि गवर्नमेंट, जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, इसे देने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया भाई? क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे और पूरी की पूरी पावर खुद ही एंजॉय करना चाहते थे, इसलिए वो लोग नहीं देना चाह रहे थे। और उन्हें लगता था कि ये बाहरी वाले लोग हैं, तो इन्हें हम अपना अधिकार क्यों दें, क्यों राइट दें, इसलिए वो लोग मना कर दिए। लेकिन इसका क्या हुआ, खामियाजा क्या हुआ, आगे देखेंगे उसको। अगला है इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो श्रीलंका में इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप देख रहे हैं कि जो सिन्हलाज हैं उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस है, उन्हें रिजर्वेशन मिला हुआ है, खास करके जॉब में और एजुकेशन में। जो गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल का या आर्ट्स का या कॉमर्स का, उन सब में उन्हें मिला हुआ है रिजर्वेशन, और इन्हें नहीं मिला हुआ है। तो इससे परेशानी हो रहा है, क्योंकि इन्हें जॉब नहीं मिल पा रहा है, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी का यहाँ पर आप अभाव देखेंगे। तो बात है कि ये बढ़ते जा रहा है। 1948 में आप इंडिपेंडेंट हो गए, आप खुद ही मेजॉरिटी को एंजॉय कर रहे हैं, मिनॉरिटीज़ को छोड़ दिए हैं। तो 1980s में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लगातार बन रहे थे श्रीलंका में। ये उस दौर की कहानी है। और ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन डिमांड करने लगे एक तमिल स्टेट का, इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट का। वही बात है रीजनल ऑटोनॉमी वाला, ये तमिल स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। और कहाँ पर कर रहे हैं? नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में। नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में ये लोग तमिल इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट की मांग कर रहे हैं। तो फिर से देखिए वो मैप पर कि कहाँ है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो ये देखिए, ये है तमिल वाला। तो नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में ये लोग इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट की मांग कर रहे हैं। सिन्हला सुपरमेसी वाली गवर्नमेंट तमिलों को राइट्स दे नहीं रही, और तमिल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना करके अपने डिमांड कर रहे हैं अपने राइट्स के, और वो दे नहीं रहा है। सिचुएशन सिविल वार जैसा हो गया। सिविल वार का मतलब होता है, इस वर्ड को पहले समझ लीजिए, सिविल वार मीन्स गवर्नमेंट एंड पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड पॉपुलेशन दोनों आमने सामने हो, या पॉपुलेशन एक
एक पॉपुलेशन का एक ग्रुप और पॉपुलेशन का दूसरा ग्रुप आमने सामने हो युद्ध की स्थिति में, और वो वार विथ आर्म्स लड़ा जाए। जैसे गवर्नमेंट उधर से टैंक लेकर आ रहा है, मशीन गन लेकर आ रहा है, यहाँ से सिविलियंस इसी तरह से वेल इक्विप्ड जा रहे हैं वार के लिए, इधर से बम बारूद जा रहा है और दोनों आमने सामने लड़ रहे हैं। स्थिति कुछ इस तरह से हो गया है कि वार जैसा दिख रहा है कंट्रीज के अंदर, जैसे लग रहा है कोई एनिमी कंट्री ने कोई अटैक कर दिया हो। जब उस तरह के सिचुएशन कंट्री के अंदर हो जाए, सिविलियन और गवर्नमेंट के बीच या सिविलियन और सिविलियन के बीच, तो उसे हम लोग सिविल वॉर के रूप में जानते हैं। तो 1980s to 1919 के बीच श्रीलंका में सिविल वॉर की स्थिति था, तमिल्स और सिन्हला के बीच में। तो भाई वार है तो वार से तो डिस्ट्रक्शन होगा ही, दोनों तरफ से लोग मारे गए, बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ, लोग मारे गए, बहुत सारे सिविलियंस मारे गए, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग दोनों तरफ के, सिन्हला भी और तमिल भी। लोग रिफ्यूजी हो गए। अब जब वार चल रहा है तो जो वीकर सेक्शन सोसाइटीज हैं, बच्चे हैं, वुमेन्स हैं, ओल्डर पर्सन है, वो तो रिफ्यूजी हो जाएंगे। जिधर वार चल रहा है वो इलाका छोड़ करके किसी और रीजन में शिफ्ट होंगे, तो रिफ्यूजी का सिचुएशन आ गया। अब लाइवलीहुड पर भी खतरा हो गया। अब मान लीजिए कि इस रीजन में पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन है, वहाँ पर उनका घर है, तो घर के आसपास ही जॉब्स होंगे, एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटीज होगी या जॉब होंगे, तो वहाँ पर जो लाइवलीहुड था, इनका रोजी रोजगार रिफ्यूजी होने के कारण खत्म हो गया। तो लाइवलीहुड का भी संकट, एक तो रिफ्यूजी, अब रिफ्यूजी के बाद लाइवलीहुड, तो बहुत परेशानी हुआ इस सिविल वार के कारण श्रीलंका में। और इस सिविल वार के कारण इंडिया के साथ भी श्रीलंका का थोड़ा सा अनबन हो गया, टसल शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि ये तमिल्स लोग थे और श्रीलंका गवर्नमेंट का मानना था कि इन तमिलों को इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, लिट्टी ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसको लेकर के श्रीलंका और इंडिया में थोड़ा सा टेंशन उस पीरियड में था। हालांकि ये हमारे लिए भी डिजास्टर हुआ, हमारे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने किल कर दिया था तमिलनाडु के आसपास वाले रीजन में। बेल्जियम वर्सेस श्रीलंका, इसमें हम देखेंगे कि हमें आउटकम क्या मिला। बेल्जियम को आउटकम क्या मिला और श्रीलंका को आउटकम क्या मिला। बेल्जियम ने पावर शेयरिंग किया तो उसे क्या लाभ मिला। श्रीलंका ने पावर शेयरिंग नहीं किया, एक टसल शुरू कर दिया सिविल वॉर के रूप में, तो उसे क्या भुगतना पड़ा, उसे क्या लॉस हुआ, वो हम लोग इसमें देखेंगे। तो बेल्जियम वर्सेस श्रीलंका, प्रॉफिट एंड लॉस को, तो बेल्जियम इधर है और श्रीलंका को हमने एक तरफ कर दिया है, दो तरफ कर दिया। भाई बेल्जियम को क्या मिला, तो वहां पर डेमोक्रेसी है, श्रीलंका में भी डेमोक्रेसी है, नो डाउट दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। चलिए ठीक है, बात रिस्पेक्ट की है, तो रिस्पेक्ट को देखिए, तो फीलिंग्स को रिस्पेक्ट दिया गया है बेल्जियम के अंदर। आप देख रहे थे कि वहां पर दो ग्रुप्स थे, तीन ग्रुप्स थे, डच, फ्रेंच और जर्मन्स। तो उनकी जो भी फीलिंग्स थे, कल्चरल फीलिंग्स, उनका रिस्पेक्ट मिला बेल्जियम के अंदर, पर श्रीलंका के अंदर नहीं मिला। कैसे नहीं मिला? देखिए यहाँ पर दो ग्रुप्स थे, दो तीन ग्रुप्स हैं, सिन्हला हैं, तमिल्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, वहाँ के और लोकल लैंग्वेज वाले हैं, तो उन्हें लैंग्वेज बेसिस पर फीलिंग नहीं मिला, रिस्पेक्ट नहीं मिला फीलिंग लेवल पर, कल्चर लेवल पर। अब कम्युनिटीज को देख लीजिए, कम्युनिटी बेसिस पर भी नहीं मिला। यहाँ पर तीन कम्युनिटी था, फ्रेंच, जर्मन और डच,
यहाँ पर भी आप देख रहे थे कि सिन्हला और तमिल कम्युनिटीज़ थे, इनको भी रिस्पेक्ट नहीं किया गया। तो कम्युनिटी बेसिस पर भी यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं हुआ, और यहाँ पर हुआ। रीजन को देखें, आप वहाँ पर देख रहे थे कि रीजनल गवर्नमेंट था। फ्लेमिश रीजन और वलोनिया रीजन, दो रीजन्स बना करके पार्टिसिपेशन दिया गया था वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आप श्रीलंका में ऐसा नहीं देख रहे हैं। आप देखेंगे कि जो तमिल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो रीजनल ऑटोनॉमी की मांग कर रहे हैं कि भाई हमें एक स्टेट दे दो जो जिसमें हम लोग अपने तरीके से पॉलिसीज़ को बना सके, क्योंकि वहाँ पर हमारा पॉपुलेशन कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो हम तय करेंगे ना कि हमारे बच्चे किस लैंग्वेज में पढ़ेंगे, हम लोग किस तरह से हमारा कल्चर होगा, हम लोग कैसे प्रैक्टिस करेंगे पॉलिसीज़ को, कैसे एंजॉय करेंगे पॉलिसीज़ को, किस तरह से बनाएंगे, वो हमारे ऊपर छोड़ दो, हम लोग बनाएं, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन है वहाँ ज़्यादा। तो यहाँ पर तो उनको रिस्पेक्ट नहीं मिला, पर यहाँ मिला हुआ है। और बेल्जियम के अंदर रीजन बेसिस पर, लैंग्वेज बेसिस पर आप देखिए, यहाँ 3 लैंग्वेज, जर्मन, फ्रेंच और डच, ये तीनों लैंग्वेज को रिस्पेक्ट दिया है बेल्जियम ने। लेकिन यहाँ पर तो किसी को दिया ही नहीं। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो वहाँ पर बेल्जियम के अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, बेल्जियम के अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ पर सब इक्वल हैं, चाहे जॉब हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, अदर ऑप्शंस हो, गवर्नमेंट में हो, मिनिस्टर बनने की बात हो, सब जगह अपॉर्चुनिटी इक्वल है। पर यहाँ पर आप देखेंगे श्रीलंका के केस में तो यहाँ पर नहीं है। तो क्या आउटकम निकल के आया कि श्रीलंका जो है वीक बन गया, कमज़ोर हुआ, सिविल वार जैसी स्थिति हुई, हालत ख़राब हो गया। और बेल्जियम के केस में देखेंगे तो यूनिटी बढ़ा, यूनिटी बढ़ने से नेशन स्ट्रांग हुआ, लॉन्ग टर्म में उन्हें बहुत बेनिफिट हुआ। इतना डिस्क्रिमिनेशन होने के बाद भी पावर शेयरिंग से बेल्जियम बच गया, लेकिन श्रीलंका नहीं बचा पाया अपने आप को, सिविल वार देख लिया। एक और स्टोरी है लेबनान का, लेबनान वाला स्टोरी को भी हम लोग देख लेते हैं, क्या इसमें क्या केस है और किस तरह से सॉल्यूशन इसका हो सकता है वो देखिए। लेबनान का कैपिटल बेरूत है, ये तो आप जानते ही थे, चलिए खैर हमने बता दिया। यहाँ पर एक बच्चा है, बच्चा नहीं एडल्ट है, उसका नाम खलील है। वो उसकी एक डाउट है, और वो डाउट को आप देखिए किस तरह का डाउट है। पहले उसका डाउट को छोड़ दीजिए, पहले उस लेबनान का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को देखते हैं, क्या क्या सिस्टम्स हैं वहाँ पर। तो पहले खलील के फैमिली बैकग्राउंड को देख लेते हैं। तो ये खलील जो है, इनके फादर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, मदर सुन्नी मुस्लिम है, और अंकल जाहिर सी बात है कि जो फादर है वही होंगे अंकल भी, तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन भी थे, इनका अंकल भी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे। लेकिन वहाँ पर ये सिविल वार में मारे गए थे। तब मदर हैं सुन्नी मुस्लिम, फादर हैं ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस। यहाँ की स्थिति को अब आप देखिए, सिचुएशन किस तरह का है। इनकी माँ का रिलीजन अलग है, फादर का रिलीजन अलग है, तो क्या फर्क पड़ता है उसको देखिए आप। दरअसल इस केस स्टडी में जो कोई ज़्यादा जान नहीं है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो इनका फैमिली बैकग्राउंड को हम लोग देख लिए। इसमें जो प्रेसिडेंट का पोस्ट है वो कैथोलिक क्रिश्चियन के लिए है। कैथोलिक क्रिश्चियन मतलब जो भी प्रेसिडेंट होंगे, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ेंगे, उन्हें कैथोलिक क्रिश्चियन कम्युनिटी से होना ज़रूरी है। अगर कैथोलिक क्रिश्चियन कम्युनिटी के नहीं होंगे तो वो वहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ऐसा वहाँ का सिस्टम है। पीएम है तो पीएम को सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी से होना ही चाहिए। अगर सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी के नहीं है तो वो पीएम का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे।
उसी तरह से डिप्टी पीएम का है तो वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन के लिए सीट रिजर्व है। स्पीकर है तो स्पीकर का शिया मुस्लिम कम्युनिटी के लिए रिजर्व है। तो जो पॉलिटिकल सीटें हैं वो रिजर्वेशन के दायरे में है। प्रेसिडेंट का सीट कैथोलिक क्रिश्चियन के लिए फिक्स है, सुन्नी मुस्लिम के लिए पीएम का फिक्स है। डिप्टी पीएम बनना चाहते हैं तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन आपको होना ही चाहिए। स्पीकर बनना है तो आपको सिया मुस्लिम होना चाहिए। सिया मुस्लिम को सिर्फ एक ही पोस्ट है, बड़ा वाला पोस्ट स्पीकर। हालांकि बड़ा वाला प्रेसिडेंट का पोस्ट होता है, लेकिन इनमें जो बड़ा है वो सिया मुस्लिम को जो मिला हुआ पोस्ट है वो स्पीकर का पोस्ट मिला हुआ है। तो ये सारे रिजर्व हैं। आप देखते हैं कि नॉर्मल डेमोक्रेसी में कि कोई भी आदमी जो चुनाव लड़ना चाहता है चुनाव लड़े और जीते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस रिलीजन का है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये प्रेसिडेंट, पीएम, डिप्टी पीएम, स्पीकर, फलना ढिकना, इन सब का सीट रिजर्व है। उसी कम्युनिटी से, उसी रिलीजन के लोग ही उस चुनाव में जीत करके आएंगे। तो यहाँ का पावर शेयरिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अलग लेवल का है। ये पहले से रिजर्व कैटेगरी वाला पावर शेयरिंग है। देखिए बात ये है ना कि ये खलील वाला स्टोरी है ना, जो बाइक वाला लड़का है, तो उसमें मैं ज़्यादा टाइम देना नहीं चाहता। जो भी उसका आउटकम है उसे शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ आपको, ताकि इससे समय बचता है, आपका समय बचता है। तो जो मेन फैक्टर्स थे उनको हमने डिनोट कर दिया है। इससे आपको पढ़ने में आसान हो जाएगा, समझने में तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं, वो तो आप जान रहे हैं और पता ही है। देखिए खलील है ना, खलील जो वहाँ का एक सिटीजन है, जिसके फादर के बारे में आप फादर, मदर और अंकल के बारे में पढ़े थे। वो एक पॉलिटिकल एम्बिशन वाला लड़का है। क्या है? पॉलिटिकल एम्बिशन वाला। वो चाहता है ना कि मैं कुछ बनूं, अपने कंट्री के अंदर मेरा भी कोई पोस्ट हो, और वो सुप्रीम पोस्ट को चाहता है। वो चाहता है कि सबसे बड़ा वाला पोस्ट मुझे मिले। ये लड़का टॉप पोजीशन पर जाना चाहता है, लेकिन टॉप पोजीशन पर ये नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन है वहां पर, लेबनान में रिलीजन बेस्ड। अब टॉप पोजीशन प्रेसिडेंट का है और इसका रिलीजन अलग है। फादर का रिलीजन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है और मदर का रिलीजन सुन्नी मुस्लिम का है। तो फादर के रिलीजन के हिसाब से और मदर के रिलीजन के हिसाब से, दोनों के रिलीजन के हिसाब से ये टॉप पोजीशन के लिए फिट नहीं बैठता है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट का पोस्ट कैथोलिक क्रिश्चियन के लिए रिजर्व है और इनके फादर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन तो है लेकिन ऑर्थोडॉक्स है, लेकिन वो कैथोलिक क्रिश्चियन के लिए रिजर्व है। माँ इनकी सुन्नी मुस्लिम है। तो दोनों रिलीजन के हिसाब से ये टॉप पोजीशन पर लड़का नहीं जा सकता है। तो ये इसका मेन परेशानी का कारण है। ये जानना चाहता है कि ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम क्यों है हमारे कंट्री में, जहां रिजर्वेशन रिलीजन बेस्ड हो। पावर शेयरिंग तो किया गया है, लेकिन रिलीजन के बेस पर, वो भी फिक्स है, रिजर्व है। तो परेशानी तो है इस बच्चे के दिमाग में। अब देखिए ये क्या करते हैं। तो इनके जो एडल्ट हैं, जो सीनियर सिटीजन्स है, वो जो फादर हैं, ग्रुप्स हैं, दोस्त हैं, उनसे ये बात करते हैं कि भैया ये हमारे यहाँ नॉर्मल डेमोक्रेसी क्यों नहीं है, जैसा बेल्जियम में है, अमेरिका में है, फ्रांस में है, इंडिया में है। इस तरह के नॉर्मल डेमोक्रेसीज हमारे यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ सीटें रिजर्व क्यों हैं, वो भी रिलीजन बेस्ड? क्यों नहीं उन्हें दिया जाए जो चुनाव जीत कर आए, उन्हें प्रेसिडेंट बनाया जाए? तो इनका परेशानी है कि भैया हमारे यहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं तो रिजर्व इलेक्शन क्यों हो रहे हैं, हमें क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी मिल रहा? तो
इनके जो बड़े हैं, एल्डर्स हैं, वो समझाते हैं कि हाँ ये तो सही है कि मिलना चाहिए, लेकिन बात यहाँ कुछ और है। पहले हम लोग बहुत मार काट देख चुके हैं, ब्लड शेड देखे हैं, इसी कारण से, क्योंकि यहाँ का जो कंपोजिशन है ना रिलीजन वाला, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग हैं। कुछ लोग मेजॉरिटी में हैं तो कुछ मिनॉरिटीज में हैं, तो उसको लेकर के, पोजीशन को लेकर के पहले मार काट हो चुका है। तो आगे ये लोग नहीं चाहते हैं कि और अधिक मार काट हो, इसलिए इनके जो एल्डर्स हैं वो चाहते हैं कि भाई पावर शेयरिंग जो किया गया है, जो रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन मिला हुआ है, यही ठीक है। हम लोग इसमें खुश हैं। क्यों? क्योंकि ये गारंटी देता है पीस का। दिस इज अ गारंटी ऑफ पीस। इसलिए ये लोग, इनके एल्डर्स खुश हैं। आप देखे थे, पहले वाले में पढ़े भी थे कि इनके जो खलील हैं, इनके अंकल सिविल वॉर में मारे भी गए थे। वही सिविल वॉर में, पावर शेयरिंग के पहले वाला। जब पावर शेयरिंग हो गया, सीटें रिजर्व हो गई, सबको सेटिस्फैक्शन हो गई, मेजॉरिटी मिनॉरिटी बैलेंस हो गया। लेकिन बाद में ये खलील का थोड़ा सा दिमाग चकराया कि भाई बाकी कंट्रीज में डेमोक्रेसी कुछ इस तरह का है, हमारे यहाँ क्यों नहीं है। तो इसी को लेकर के इनके दिमाग में थोड़ा सा परेशानी था, जिसे इनके एल्डर्स ने सॉल्व कर दिया है कि भाई ये पावर शेयरिंग अच्छा है, क्योंकि इससे पहले खून खराबा हम लोग देख चुके हैं, सिविल वार देख चुके हैं, और यही स्थिति ठीक है हमारे लिए। तो ये खलील का जो आप केस देखें वो तो आप देख ही ली। अब हम लोग, क्या हम लोगों को मिला वो देखते हैं। ये है मिस्टर कंफ्यूज्ड। 3 केस स्टडी के बावजूद इनका सवाल बना हुआ है। अभी भी मिस्टर कंफ्यूज्ड ही है। 3 केस स्टोरी देख लिए हैं, बेल्जियम, श्रीलंका और लेबनान का। उसके बाद भी पूछ रहे हैं कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। इसकी क्या जरूरत है, पावर शेयरिंग क्यों करें? अभी भी कंफ्यूजन है इनको। देखते हैं आगे क्या होता है, इसमें समझ पा रहे हैं या नहीं। मिस्टर कॉन्फिडेंट है, ये तो पहले से ही कॉन्फिडेंट थे, अभी भी कॉन्फिडेंट है। इनका जवाब तस से मस नहीं हुआ है। ये कह रहे हैं कि पावर शेयरिंग से होता ही एक ही नहीं फायदा है, बहुत सारे फायदे हैं। जैसे पावर शेयरिंग अगर कर देते हैं तो जितने भी ग्रुप्स हैं वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो जब सेटिस्फाइड हो गए तो कॉन्फ्लिक्ट तो खत्म हो गया ना, कॉन्फ्लिक्ट लोअर पोजीशन पर आ गए। अब लड़ाई झगड़ा का तो चांस ही नहीं है, क्योंकि सबको पावर मिला हुआ है, अपने अपने पॉपुलेशन और कम्युनिटी के हिसाब से पावर को एंजॉय कर रहे हैं, अपने तरीके से पॉलिसीज बना रहे हैं, है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट कम हुआ। अगला ये टारगेट करते हैं मिस्टर कॉन्फ्यूज को कि भाई देखो, सोशल वायलेंस भी कम होता है। अगर हम लेबनान में रिजर्व नहीं करते सीट, बेल्जियम में सारी कम्युनिटीज, तीनों कम्युनिटीज को गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं देती, तो कुछ इसी तरह का सोशल वायलेंस होता राइट्स के लिए। क्यों? कि जो मेजॉरिटी में है वो जब पॉलिसी बनाते तो वो मेजॉरिटी के फेवर में होते, अनफेयर डिसीजन लेते। तो सोशल वायलेंस तो जाहिर सी है कि होता ही होता। लेकिन अगर पावर शेयरिंग कर दिए तो सोशल वायलेंस भी खत्म हो गया। तीसरा पॉइंट ये गिनाते हैं कॉन्फिडेंट कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी कम हो जाता है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का क्या मतलब है? देखिए, गवर्नमेंट का एक टर्म होता है, जैसे इंडिया में 5 साल का है कि एक बार चुने जाने के बाद गवर्नमेंट 5 साल तक अपना काम करेगी। लेकिन वहाँ पर एक सिचुएशन ये होता है कि आपको मेजॉरिटी सिद्ध करना पड़ता है 50+1 का। अगर मेजॉरिटी सिद्ध नहीं होगा, 50+1 आपके पास मेंबर्स नहीं होंगे, तो सरकार गिर जाता है। तो जब पावर शेयरिंग कर दिए, सारे ग्रुप्स सेटिस्फाइड हैं, सारे रिप्रेजेंटेटिव्स सेटिस्फाइड हैं, तो
तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बाहर क्यों होंगे? हमेशा उनका समर्थन मिलता रहेगा। तो जब समर्थन मिलेगा तो पॉलिटिकल पार्टीज या गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी, बीच में सरकार गिरेगी नहीं। जब बीच में सरकार नहीं गिरेगी तो सरकार 5 साल का अपना टर्म पूरा करेगी। तो इससे क्या है कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी कम होता है, यानी कि गवर्नमेंट स्टेबल हो जाता है 5 साल के लिए, और अपने तरीके से, वहाँ के मेंबर्स के तरीके से, वहाँ के लोगों के डिमांड के हिसाब से पॉलिसी बना करके नेशन को और डेवलप बनाते हैं। एक और तरीके से ये मिस्टर कॉन्फिडेंट उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि इससे यूनिटी ऑफ नेशन बढ़ता है। अब पावर शेयरिंग बेल्जियम में कर दिए तो वो तो स्ट्रांग हो गया ना नेशन। आप देख लिए लेबनान में पावर शेयरिंग की है तो वहाँ पर सिविल वॉर जैसा स्थिति नहीं है। अब साथ मिलकर काम कर रहे हैं बेल्जियम में, लेबनान में, तो नेशन तो स्ट्रांग होगा, यूनिटी ऑफ नेशन बढ़ा। उसके बाद ये फिर समझाते हैं कि मेजॉरिटी और मिनॉरिटी के बीच में बैलेंस बनता है। कैसे? क्योंकि अब इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, मेजॉरिटी है। आप देखिए कि बेल्जियम में कुछ ग्रुप्स मेजॉरिटी में थे, डच वाले, और फ्रेंच वाले मिनॉरिटी में थे क्योंकि उनकी संख्या कम था। लेकिन गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग कुछ इस तरह से किया गया कि मिनॉरिटी और मेजॉरिटी के दोनों के इक्वल मिनिस्टर्स गवर्नमेंट में हैं। मान लीजिए कि 20 में वहाँ पर मिनिस्टर्स हैं तो 10 मिनिस्टर्स फ्रेंच वाले हैं, 10 डच वाले हैं, तो मेजॉरिटी और मिनॉरिटी का खेल खत्म हो गया, वो बैलेंस हो गए। तो ये सब पॉइंट्स हैं जिसे मिस्टर कॉन्फिडेंट ने मिस्टर कंफ्यूज को फिर से समझाया है कि भाई देखो ये चीज़ें हैं जिसके कारण पावर शेयरिंग की डिज़ायरेबल है, पावर शेयरिंग की चाहत है, और इसे हर कंट्री को करना चाहिए जहाँ पर भी पावर शेयरिंग की डिमांड हो। एक बात समझ लीजिए कि पावर शेयरिंग ऑन डिमांड है, ऐसे नहीं मिलता है। आप डिमांड करेंगे तभी मिलेगा, और वो भी डेमोक्रेटिक सिस्टम वाले गवर्नमेंट में। बाकी राजा वाले में तो किंग अपने तरीके से डिसीजन लेगा, वहाँ पर कहाँ से कुछ हो सकता है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में ये सब पावर शेयरिंग होता है, और वो भी ऑन डिमांड। अगर एक ग्रुप मांग कर रहा है तो ही दूसरा ग्रुप मेजॉरिटी वाला इनके डिमांड को मानता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए इसको यहीं पर रोकना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि एक और क्लास में आपका पावर शेयरिंग कंप्लीट हो जाएगा।